वेलकम टू ध्रुव एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अपने जो है वैदिक एज शुरू की थी, वैदिक काल शुरू किया था। उसमें हमने जो है वेदों का जो है कंप्लीट कर लिया था, वेदों की जितनी आउटलाइन थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट, उसमें जो अब रहता है कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि बताओ उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, विवाह के प्रकार कैसे थे, वो लोग जो है कैसे क्या क्या करते थे। या फिर वहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ गले में जो हार पहनते थे उसको क्या बोलते थे, कपड़े पहनते थे उसको क्या बोलते थे। डिफरेंट टाइप की टर्म्स हैं। और वो कौन कौन से पेय पदार्थ पीते थे, कि जैसे सोरा सोमा आपने पढ़ा होगा, सोमा सूरा जो है दो वो पीते थे, पेय पदार्थ पीते थे। तो अब हम देखते हैं उसमें आगे कि उनका राजनीतिक जीवन देखते हैं हम कि राजनीतिक जीवन में उनके क्या था। तो राजनीतिक जीवन जैसा कि मैंने आपको पहले ही जब मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने इसको जो है डिवाइड किया था अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में। मतलब उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल जिसमें कि ऋग्वेद लिखा गया, उसमें जो है उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। कैसे जो है, जैसा हमारा अब सिस्टम है कि हमारे यहाँ एमएलए होते हैं, फिर एमपीज होते हैं, प्रधानमंत्री होता है देश का, राष्ट्रपति होता है, इस टाइप में। तो क्या हुआ कि अर्ली वैदिक एज में, पूर्व वैदिक काल में जो है, जो सबसे छोटा जो है उनका जो एरिया होता था उसको बोलते थे कुल। कुल मतलब जैसे कि सबका मतलब डायनेस्टी होती है जो, तो एक वंश होता है जो कि उस टाइप से वैसा होता था कुल, और उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे कुल। ठीक है, कुल के ऊपर क्या होता था, जैसे ग्राम। ग्राम मतलब जैसे आपका गांव है, डिफरेंट डिफरेंट वंश रहते हैं और मिलके जो है गांव बनता है, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं ग्रामीणी। वो लोग बोलते थे ग्रामीणी। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद उसके ऊपर आ गया, ग्राम के ऊपर आ गया विस। विस मान लीजिए आप, जैसे आपका प्रदेश है कोई, जिस जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट है, और उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे विस्पति। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो विस के ऊपर जो होता था वो था जन। अब जन का मतलब हो गया, जैसे आप अपने देश की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, और उसका जो हेड होता था वो होता था जनपति या गोपति। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में ऐसा क्या हुआ, तो लेटर वैदिक एज में सारा सिस्टम वैसे ही रहा, लेकिन एक नई टर्म निकल के आई जन के ऊपर, वो टर्म है राष्ट्र। और जो राष्ट्र है उसका जो हेड है होता था वो होता था राजन, या जो है उसको सम्राट भी बोला जाता था। अब जब मैंने आपको यहां बोल दिया कि जो जन है वो मैं आपको देश बता रहा हूं, तो राष्ट्र में क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में ऐसा हुआ कि ये लोग जो है कंबाइन हो गए, और एक जो सम्राट था या राजन था वो यहां सेंटर में बैठता था, और बाकी जो जन थे वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बैठते थे। वो कोई भी दिशा हो सकती है जहां पे वो होगा। फिर वो जो सम्राट था या जो राजन था वो उन लोगों को बताता था कि ऐसे ऐसे आपने राज करना है, ऐसे ऐसे काम करने हैं। लेटर वैदिक एज में जो है एक और चीज हुई जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ व्रजपति जो टर्म थी, व्रजपति जो शब्द था लेटर वैदिक एज में यूज हुआ, वो जो है शब्द क्या है। तो व्रजपति जो है एक ऑफिस का नाम था, मतलब एक पोस्ट का नाम था व्रजपति, जिसका मतलब होता है चरवाहों का अफसर। मतलब वो जैसे लोगों को चरवाहे चाहिए होते थे घास काटने के लिए, अपने पशुओं के चारे के लिए, तो व्रजपति जो था वो उस काम को देखता था। तो हुआ क्या कि ये पोस्ट थी व्रजपति, तो इस काम को किसको दिया जाए, तो उन लोगों ने क्या किया कि इस काम को दे दिया ग्राम के जो हेड होता है ग्रामीणी। क्योंकि जो गांव का हेड होगा उसको पता होगा कि कहां कहां पे चरवाए हैं और किस किस को देने हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे कि उनके राजनीतिक जो मतलब इंस्टीट्यूट थे वो कौन कौन से थे। स्टूडेंट, अभी तक हमने इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जाना। अब देखते हैं कि राजनीतिक संस्थान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार पेपर में, आपने सुना होगा सभा समिति क्या थी, विदत क्या था। तो देखते हैं सभा। तो सभा जो है टॉप मोस्ट जो हमारा मतलब एक बॉडी थी, टॉप मोस्ट, जिसको जो है आप बोल सकते हैं उच्च न्यायालय। आज के समय का अगर कंपेयर किया जाए तो उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है जो आज के समय का, उसकी तरह काम करती थी सभा। और इसमें जो भाग ले सकते थे, बैठ सकते थे, वो थे विद्वान व्यक्ति या राजा के रिश्तेदार। ठीक है, अब विद्वान व्यक्ति में पुरुष भी आ रहे हैं, महिला भी आ रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या महिलाएं जा सकती थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ क्या सभा में जो है महिलाएं बैठ सकती थी, महिलाओं का जाना वर्जित था या नहीं था। तो महिलाएं वहां पे बैठ सकती थी, मतलब महिलाओं का जाना वर्जित नहीं था। अब बात करते हैं समिति की।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो राजा होता था उसको जो है कौन चुनता था, तो ये जो समिति होती थी, समिति एक बैठक होती थी, समिति एक सभा होती थी जिसमें कि सभी लोग जा सकते थे, मतलब उस जाति के उस जनजाति के सब लोग जाते थे और मिलके जो है वो राजा को चुनते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर वो चुनते थे तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे राजा को जो है चुना जाता था। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, तो पूर्व वैदिक काल में जो है समिति की वैल्यू थी, समिति को माना जाता था, मतलब लोग जो है मिलके राजा को चुनते थे। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए और लेटर वैदिक एज में उत्तर वैदिक काल में पहुंचे, तब जाके समिति की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कम होगी और जो राजा है मतलब वो एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है कि राजतंत्र आ गया, परिवार की प्रथा चल पड़ी कि जो राजा है उसका बेटा आगे राजा बनेगा। तो देखते हैं, अब समिति में देखते हैं समिति क्या था कि एक मंत्रियों का समूह था। अब मंत्रियों का समूह था जिसमें आम लोग भी बैठ सकते थे और वो लोग जो है मिल के जो है राजा को चुनते थे और कुछ नियम बनाते थे अपने राजा के लिए, राज्य के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि समिति का जो अध्यक्ष होता था, हेड होता था, जो उसको लीड करता था, उस सभा को मतलब स्टेज से जो लीड करता था, उसका एक अध्यक्ष होता था जिसको कि ईशान कहा जाता था उस समय पे। ठीक है। और इसमें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सभी ट्राइब्समैन, उस जनजाति के सभी लोग जो है भाग लेते थे। अब देखते हैं विदत। अब हमने देखा कि समिति जो है वो राजा चुन रही है, नियम बना रही है, जैसा कि अब होता है, पार्लियामेंट ने रूल बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किए कि वो सही है, मतलब सभा ने चेक किए कि समिति ने जो बनाया वो सही है, और विदत ने जो है, जो अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट करना, जो हमारे ऑफिस होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये लोग जो हैं ये कार्यकारी अधिकारी थे, कार्यकारी अधिकारी थे, मतलब जो है ये लोग जो है इनके द्वारा बनाए गए रूलों को जो है सोसाइटी को बताते थे, इंपोज करते थे। अब हम इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कि उस समय पे महिलाओं की जो स्थिति थी वो क्या थी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो लेडीज की कंडीशन थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो अगर अर्ली वैदिक एज की बात की जाए तो यहाँ पे जो लेडीज की कंडीशन थी, महिलाओं की स्थिति थी, वो अच्छी थी, मतलब गुड थी। और अगर यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ चेक की जाए तो यहाँ पे जो है बैड बोल सकते हैं, थोड़ी सी जो है बुरी हो चुकी थी, बुरी नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ी सी बुरी बोल सकते हैं। अब कैसे? अर्ली वैदिक एज में, ऋग्वैदिक काल में अगर कहा जाए तो इस टाइम पे क्या था कि जो पत्नी होती थी उसको जो है अर्धांगिनी बोला जाता था, अर्धांगिनी। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ ऐसा कि बैड कंडीशन बताई जा रही है? लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि जो महिलाएं थी उसको जो है मतलब शराब और चौसर के साथ जो है कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो उससे पता लगता है हमें कि वो लोग जो है औरतों की जो वहां पे लेटर वैदिक एज में जो है वो स्थिति खराब थी। और अगर बात की जाए तो इन दोनों कालों में जो है हमारे पास जो है मतलब मोनोगैमी, एक ही विवाह करने की प्रथा थी। और अगर बात की जाए कि चाइल्ड की कंडीशन कैसी थी, कोई चाइल्ड मैरिज के हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ क्या वैदिक काल में जो है कि विधवा विवाह था, तो हाँ, अगर आप पूछेंगे अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक दोनों केस में एविडेंस कुछ ऐसे मिले हैं कि वहां पे विधवा विवाह हुआ है। अब बात करते हैं कि पेय पदार्थ की, मतलब ड्रिंक्स क्या क्या पीते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हुआ कि अगर बात की जाए कि वो लोग जो है कौन कौन से जो है पेय पदार्थ जो है पीते थे, तो वो लोग जो है दो पेय पदार्थ जो है पीते थे जिनके नाम है सुरा और सोमा। तो जो सुरा है उसको जो है वो लोग जो है डेली बेसिस पे पीते थे, मतलब कि आम डेली लिया जाता था उसको, कभी भी पी लेते थे। लेकिन अगर बात की जाए सोमा की, तो सोमा ऐसा पेय पदार्थ था जिसको कि वो लोग जो है किसी धार्मिक अनुष्ठान में अगर कोई यज्ञ हो रहा है उस टाइम पे उसको पिया जाता था, उसको जो है पवित्र मानते थे वो लोग कि इसको पी के जो है आहुति दी जाएगी यज्ञ में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि उनका मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। तो मनोरंजन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ संसार में सबसे पहले जो है चेस के, चौसर के जो है एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें वैदिक एज में। तो वो मनोरंजन के लिए चौसर खेलते थे जिसको कि ऋग्वेद वैदिक काल में जो है घृत क्रीड़ा भी बोला गया है। और अगर हम बात करें, हमने इससे पहले पढ़ा कि उन 10 राजाओं का युद्ध हुआ यहाँ पे, और ये लोग वहां से आए, ईरान से होते हुए आए, तो इनके पास घोड़े रहे होंगे।
तो ये लोग जो है रथ दौड़ करवाते थे और वो उनके मनोरंजन का साधन था। जो कि आप देखते भी हैं कि बाद में चल के आप देखते हैं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां तक वो घोड़ा दौड़ता था वहां तक सारी जमीन जो है राजा की हो जाती थी। और ये लोग क्या करते थे कि पशु और पक्षियों की लड़ाई करवाया करते थे और वो जो है इनके मनोरंजन का जो है साधन था। अब हम इसके बारे में कुछ और देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं उनके सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन को भी हम ऐसे ही बांटेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आर्य लोग जो है भारत में पहुंचे तो ये लोग जो है पहले से ही डिवाइड थे, मतलब इनमें कास्ट जो हम बोलते हैं चार डिवीजन है, वो चार डिवीजन पहले से ही इनके अंदर थे। तो ये ऐसा बोला जाता है कि जब ये यहाँ पे एंटर हुए तब जो चार डिवीजन थे वो ऐसे थे: योद्धा, पुरोहित, आम जनता और दस्युज या शूद्र। तो कई बार जो है ऐसा भी बोला जाता है कि इन क्षेत्रों में पहले से ही कोई जाति रहती थी जिनको जो है दस्युज बोला जाता था, ठीक है। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि जब ये लोग यहाँ पे एंटर हुए तो इन्होंने जो यहाँ की आम जनता को हराया, आम लोगों को हराया, आम राजाओं को हराया, यहाँ के राजाओं को, और उन लोगों को जो है अपना दास बना लिया। उसी वजह से एक वर्ड निकल के आया दस्यु, मतलब दास से वर्ड निकल के आया दस्यु, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमारा अर्ली वैदिक एज था, पूर्व वैदिक काल था हमारा, उसमें क्या था कि ये लोग जो है कर्म में विश्वास करते थे कि जो लोग भुजाओं से काम कर रहे हैं, मतलब इस वे में कि कर्म से जो जैसा जैसा काम कर रहा है वो वैसा वैसी वैसी कैटेगरी में आता जाएगा। फिर लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि वर्ण सिस्टम निकल के आ गया कहीं से, जो अब भी यूज होता है वर्णा सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो लेटर वैदिक एज में ऐसा हुआ कि जन्म के आधार पे जो है ये सिस्टम चलने लग गया, मतलब शूद्र का बेटा पैदा हुआ तो उसको शूद्र ही कहा जाने लगा, चाहे वो जो है एक अच्छा योद्धा हो या अच्छा पुरोहित बनने का अपने अंदर सक्षम रखता हो, सक्षम हो उसके अंदर। तो जो ये डिवीजन है हमारे, ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या था कि अगर कर्म के आधार पे जो है ये डिवीजन थे तो यहाँ जन्म के आधार पे हो गए। अब बात करते हैं कि अगर ये वर्ण सिस्टम है तो ये वर्ण नाम कहां से आया, वर्ण जो शब्द है, वर्ड है, वो कहां से आया। वर्ण वर्ड जो है, वर्ण शब्द जो है वो अर्ली वैदिक एज में, पूर्व वैदिक एज में यूज होता था, और अर्ली वैदिक एज में ये वर्ड जो है यूज होता था रंग के लिए, कि किसी का रंग अगर बताना है, किसी चीज का अगर रंग बताना है तो बताया जाता था कि इसका वर्ण ऐसा है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे कि उस समय पे किस चीज को क्या बोलते थे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं कि इसको उस समय पे ऐसा बोला जाता है। तो अब देखते हैं हम स्टूडेंट, अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि उस समय पे इस चीज को क्या बोलते थे। जैसे कि बात की जाए जौ, जिसको इंग्लिश में बार्ले बोला जाता है, तो जो है उस समय पे ये जो लोग थे इसको यव बोलते थे, ठीक है। अगर बात की जाए गेहूं, वीट की बात की जाए तो उस समय पे जो है इसको गोधूम बोला जाता था। अगर बात की जाए चावल की तो इस उस समय जो है ये लोग इसको ब्रीही बोलते थे। अगर बात की जाए दूध की तो ये लोग जो है उसको क्षीर बोलते थे। अगर घी की बात की जाए तो ये लोग जो उसको घृत बोलते थे। अब बात करते हैं कि जो उस समय पे डॉक्टर रहते थे, जो कुछ वैद्य टाइप के रहते होंगे, उनको जो है वो लोग भिस्का बोलते थे। अब अगर बात की जाए कि वो लोग जब दूरी को मापते थे तो किस उनका जो यूनिट था, जैसे हम किलोमीटर में मापते हैं तो उनका जो यूनिट था उसको जो है वो बोलते थे गावयती। और अगर बात की जाए कि टाइम को जो मापते थे वो कैसे मापते थे, उसको बोलते थे गोधुली। अब स्टूडेंट एक कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ उस समय के जो बर्तन थे वो कैसे होते थे, किस टाइप के होते थे। तो इसका जो आंसर है, एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बोलते थे PGW। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताओ जो वैदिक काल के जो बर्तन थे वो कैसे थे, तो उनको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये कटोरी की फॉर्म में कुछ कोई आपके पास एक बर्तन निकल के आएगा, उसके ऊपर जो है ऐसे गोलाई में डिजाइन किए होते हैं। अब फ्रेंड इसके बाद जो हमारे पास बचा है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर, वो बचा है विवाह के प्रकार। आपसे कई बार पूछ लिया जाता था कि बताओ विवाह के क्या क्या प्रकार हैं, आप लोग पढ़ते हैं। और उसमें ऐसे भी एक टर्म आती है कि जो लेडी उस टाइम पे विवाह नहीं करती थी उसको क्या बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसके विवाह के प्रकार। स्टूडेंट अब हम बात करें कि उस टाइम पे जो है मैरिज के टाइप क्या होते थे, मतलब विवाह के प्रकार क्या क्या होते थे। तो उस टाइम जो है उस टाइम पे, या वैसे जनरली बात की जाए कि विवाह जो है दो प्रकार से माना जाता है, एक होता है अनुलोमा और एक होता है प्रतिलोमा। तो अनु का मतलब होता है कि पानी की धारा के साथ साथ बहना, जो एक्चुअली में मतलब होता है अनुलोमा का।
तो अनुलोमा में क्या होता है कि जब एक हाई क्लास का या हाई कास्ट का जो मैन है, मर्द है जो, वो लो क्लास की एक औरत से जो है शादी करता है। और प्रतिलोमा का क्या होता है, प्रति का मतलब हो गया अनु के कंपैरिजन में उल्टा। तो जब एक लो क्लास का जो मैन है वो हाई क्लास की किसी वुमेन से, फीमेल से जब शादी कर लेता है, अब बात उठती है कि अगर प्रतिलोमा विवाह हो गया तो क्या होगा। जब एक लो क्लास के आदमी ने, मर्द ने जो है हाई क्लास की औरत के साथ जब विवाह कर लिया, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनको बोला गया चंडाल या निषाद। चंडाल या निषाद। अब बात करते हैं कि विवाह जो है कितने प्रकार के थे उस टाइम पे। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा या जब आपने पढ़ा होगा, तो विवाह जो है उस समय पे जो है 8 प्रकार के थे। अब आपने पढ़ा होगा कि कुछ उसमें से जो है सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करती थी, मतलब सोसाइटी में, हमारे समाज में जो माना जाता था, और कुछ को नहीं माना जाता था। तो 4 विवाह ऐसे थे जिनको जो है समाज में माना जाता था। और विवाह कौन कौन से हैं? वो हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह। आपने इसको याद रखना है, बड़प, BDAP, बड़प। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, फिर आपको ये याद रखना इजी हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताओ ऐसा कौन सा विवाह था जब उसमें गाय और बैल की एक जोड़ी दी जाती थी, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अर्श विवाह। अब देखते हैं, ब्रह्म विवाह वो विवाह था जिसमें जो है लड़की का जो पिता है वो अपनी लड़की को विदा करता था, दहेज देके, कुछ दहेज देते थे और अपनी लड़की को जो है विदा कर लिया जाता था। तो ये जो विवाह है, अगर बात की जाए ऋग्वेद में जो है सिर्फ ब्रह्म विवाह ही होता था। बाकी के जो विवाह हैं वो बाद में जो है समय के अनुसार जो है डेवलप हुए हैं। तो दहेज के साथ अपनी बेटी को जो पिता जो है विदा करता था उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। बात करते हैं देव विवाह की। किसी परिवार में कोई पुरोहित आया और उसने जो है वहां पे कोई अनुष्ठान किया, तो दक्षिणा के रूप में जब लड़की का पिता जो है पुरोहित को अपनी बेटी दे देता है, तो उस विवाह को जो है बोलते हैं देव विवाह। पुरोहित से मतलब दक्षिणा के रूप में विवाह करवाना, वो हो गया देव विवाह। अब बात करते हैं अर्श विवाह की। तो अर्श विवाह में क्या होता था कि जो दुल्हे का परिवार होता था वो जो है दुल्हन के परिवार को गाय एवं बैल की एक जोड़ी देता था। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये बताया जाता था कि जब लड़की अपने घर से विदा हो जाती थी तो उस घर में जो है खालीपन ना लगे, तो उसके लिए जो है दुल्हा परिवार जो होता था वो गाय एवं बैल की एक जोड़ी जो है दुल्हन के परिवार को भेंट कर देता है दहेज के रूप में। अब बात करते हैं प्रजापत्य विवाह की, जो हमारा लास्ट विवाह है, जो जिसको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी। इसमें जो है दोनों तरफ से जो है कोई लेन देन नहीं होता, बिना लेन देन के जो विवाह होता था, बिना दहेज के जो विवाह होता था वो होता था प्रजापत्य विवाह। अब हम बात करेंगे 4 टाइप्स की, जिसमें जो है जिसको जो है हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। स्टूडेंट, हमने अभी तक बात की कि वो कौन से विवाह के प्रकार थे जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी, मतलब सोसाइटी मानती थी। वो थे बड़प, मैंने आपको बोला बड़प से याद रखना है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो 4 विवाह कौन से हैं जिनको हमारी सोसाइटी नहीं मानती थी, हमारा समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता था। वो है गरप, आपने याद रखना बड़प और गरप। ठीक है, अब देखते हैं GRP से क्या है। ठीक है, जी से हमारा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि उसको जो है लव मैरिज, प्रेम विवाह बोला जाता है। अब बात करते हैं असुर विवाह की। तो असुर विवाह वो विवाह था जिसमें जो है लड़की को जो है खरीदा जाता था, मतलब कुछ पैसे देके या कोई घूस देके कहीं से वो है लड़की को खरीदते थे विवाह के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी आर से, मतलब आर से हो गया राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो विवाह था जिसमें जो है लड़की का जो है अपहरण कर लिया जाता था और उसके साथ जो है विवाह कर लिया जाता था। अब बात करते हैं हम अपने अगले विवाह की। अगला विवाह हमारा लास्ट विवाह है, वो है पिशाच विवाह। तो पिशाच वो विवाह है जिसमें जो है लड़की का रेप कर दिया जाता था और जो है उसके साथ जो है शादी कर ली जाती थी। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ वो कौन से विवाह हैं जिनको जो है हमारा समाज एक्सेप्ट करता था। तो आपको ऐसे याद रखना है बड़प और गरब। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने ये पढ़ लिया शादी का। अब हमने देखना है कि उसमें जो है गाय की स्थिति क्या थी। आपने पढ़ा होगा कि गाय को काट नहीं सकते थे, अघन्य बोला जाता था। अब हम इसके बाद देखते हैं कि गाय की स्थिति उस समय पे क्या थी। स्टूडेंट, आप इससे पहले जो है हमने विवाह के प्रकार देखे, वहां से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताओ जो लंबे समय तक जो स्त्री विवाह नहीं करती थी उसको क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था अमाजू। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम पढ़ेंगे कि गाय की स्थिति उस समय पे क्या थी। आपने सुना होगा कि गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये था। तो क्या हुआ, जब अर्ली वैदिक एज थी, जब वो लोग जो है खेती कम करते थे,
तो उसमें जो है गाय की स्थिति जो है कुछ कोई मतलब गाय को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे जब उनके पास खेती के कम साधन थे तो उन वो लोग जो है मतलब मांस खाने के लिए जो है गाय को भी काटा करते थे। अब उस समय पे बात करते हैं कि अगर कोई मेहमान आ जाता था उसको बोलते थे गौहता। अब अगर कोई मेहमान आ गया और घर में कोई स्पेशल डिश बनानी है तो वो लोग उस समय पे गाय को काट लिया करते थे और मेहमान को उस समय पे बोला जाता था गौहता, मतलब उसके आने से जो है गाय को काटना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है दूध काटने वाली दूध देने वाली गाय को काट देते थे, वो उस गाय को काटते थे जो दूध नहीं देती थी, और जो गाय दूध देती थी उसको बोला जाता था उपशन। अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज में। जैसा कि आपको बताया गया कि लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि उन्होंने जो है लोहे की खोज कर ली और जंगलों को लोहे से साफ किया। इसका मतलब वो कृषि करने लगे, खेती करने लगे। तो उस समय पे क्या हुआ, उनको खेती करने के लिए जो है हल जोतने के लिए उनको गाय और बछड़े चाहिए थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि गाय को जो है अघन्या कह के वो पुकारने लगे कि गाय को हमने काटना नहीं है क्योंकि उसका जो है यूज होता था। अब बात करते हैं उनके धार्मिक जीवन की, मतलब वो कैसे कैसे धार्मिक थे। अगर बात की जाए अर्ली वैदिक एज की, जब ऋग्वेदा लिखा गया तो उस समय पे जो है वो 3 देवताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे कि इंद्र जिसको वो पुरंदर बोलते थे, और इसको बोला जाता था कि ये किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। जब भी इनका युद्ध होता था उस टाइम आह्वान किया जाता था इंद्र का, इंद्र को पुकारा जाता था। बात करते हैं अग्नि देवता की, तो अग्नि देवता को जो है लिंक माना जाता है भगवान और मनुष्य के बीच में, जो अग्नि देवता को एक लिंक माना जाता है, एक जरिया माना जाता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट देवता की, वो है वरुण देवता जिनको कि पानी का देवता कहा गया है। अब क्या हुआ लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इंद्र और जो हमारे ये 3 देवता थे इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो गई। और उसके बाद जो है एक जो हमारे देवता है प्रजापति, प्रजापति इसको कहा गया कि जिसकी वजह से जो है धरती की उत्पत्ति हुई है, जिसकी वजह से धरती चली हुई है। और विष्णु जी को इंपॉर्टेंस दी गई कि ये हमारे जो पालने वाला है वो विष्णु है। उसके बाद बात करते हैं रुद्र, तो रुद्र जो देवता थे इनको जो है लेटर वैदिक एज में जो है शूद्रों का देवता कहा गया है। तो शूद्रों का देवता कहा गया, तो शूद्रों का जो काम था वो था कि वो लोग पशु पालते थे और उनको चराते थे, तो इस वजह से इनको कई बार जो है जानवरों का देवता भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है कुछ कुछ टॉपिक बच गए हैं इसी के अंदर, जैसे कि उसमें पे मंत्री होते थे, किसको क्या बोलते थे, कितने मंत्री होते थे। बस 1 या 2 मिनट में वो वाला टॉपिक हम क्लोज कर देंगे। फिर स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि उस टाइम पे जो मंत्री थे कितने थे। तो उस टाइम पे जो है 12 मंत्री होते थे और उनको जो है रत्नी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 मंत्रियों के समूह को उस समय पे क्या कहा जाता था, रत्नी। 1 नंबर का क्वेश्चन है अपने आप में, रत्नी। ठीक है, इसमें से जो है 4 जो है इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मंत्री होता था वो होता था प्रीस्ट, मतलब पुरोहित। सबसे टॉप पोजीशन जो होती थी वो पुरोहित की होती थी। उसके बाद बात करते हैं कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब है सेनानी, मतलब जो सेनाओं का जो लीडर होता था एक तरह से। तो यहां से हमें पता लगता है कि जब हमारा अर्ली वैदिक एज है तो उस टाइम पे ऐसे मंत्री नहीं रहे होंगे। लेटर वैदिक एज में जब वो लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए, उनकी लड़ाइयां होने लगी, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा कि सेनानी की एक पोस्ट क्रिएट की गई, सेनानी जो है एक हेड हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं टैक्स कलेक्टर की। तो टैक्स कलेक्टर जो है उसको जो है बोला जाता था भागदुगा। लेकिन उस समय पे ऐसा कोई टैक्स था नहीं, लेकिन लोग अपनी तरफ से जो है एक टैक्स दे सकते थे, उसको बोलते हैं बालीकर। बालीकर जो कि उनकी उपज का जो है 1/6 होता था, मतलब जितना उनके खेत में अनाज हुआ उसका 1/6 हिस्सा वो जो है दे सकते हैं भागदुगा को। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर भागदुगा ने जो है टैक्स इकट्ठा कर लिया तो उसको रखना कहाँ है, तो उसको ट्रेजरी में रखा जाता था। और ट्रेजरर जो होता था, जो ट्रेजरी का जो संभालता था, उसको बोलते थे संग्रहीता। अब स्टूडेंट अगर बात करें, हमने पहले बात की थी सभा और समिति की, तो क्या हुआ कि लेटर वैदिक एज में आते आते जो है सभा और समिति की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी। ये हमें एक और चीज से पता लगता है, जो हमारा अथर्ववेद था उसमें जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की पुत्रियां बता दिया गया है, यानी कि सभा और समिति के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लेटर वैदिक एज में जो है जो प्रथा थी राजा को चुनने की वो खत्म हो गई और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो है अपनी जो इसकी वजह से जो है उन्होंने क्या किया कि जो अपनी सभा और समिति है उसको कंट्रोल कर लिया था। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, और इसमें जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है हो चुका है और इसके क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन आउटलाइनिंग जो है सारी इसकी जो है खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।